हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कुशवाहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एमबाय प्लेटफॉर्म पर। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाउस द जोश। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल जो क्लास हुई थी मैंने आपको 50 क्वेश्चंस रैपिड फायर सीरीज यानी बहुत तेजी से 50 क्वेश्चंस कराए थे, वो भी केमिस्ट्री के। आज हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। उत्कर्ष जी, जय हिंद। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। ये है हमारी एप्लीकेशन और आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन, क्योंकि इस पर मिलने वाला है आपको बहुत कुछ। एआई बेस्ड मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक्स आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं और हमारी कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी यहां पर पड़ी हुई हैं। ये है हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जिसे आप लोगों को ज्वाइन करना है इस क्लास की पीडीएफ के लिए और हमारी जो क्लास की टाइमिंग है उसके लिए तरीके से डेडिकेटेड है। तो चलिए अब हम लोग आज का रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं और बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस की बहुत तेजी से प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ डैश। यानी कहने का मतलब ये कैसे होते हैं। इन्फेक्टियस डिसीज यानी इन्फेक्शन से होंगी, या फिर एयरबोर्न डिजीज, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं वाटर बॉर्न डिजीज, या फिर आप बोल सकते हैं नन ऑफ द अबव। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। अशोक जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं, जल्दी से बताइए। टाइफाइड और कोलेरा अगर ये बीमारियां होंगी, डिजीज होंगी, तो ये क्यों होंगी, किस रीजन की वजह से होंगी। तो यहां पर विशाखा कह रहे हैं सी। अच्छी बात है विशाखा। देखिए, टाइफाइड और अगर मैं कोलेरा की बात करूं तो ये दोनों डिजीज जो होती हैं ये होती हैं बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से। गौरव माथुर, हेलो गौरव माथुर। हेलो अशोक जी, गुड इवनिंग। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बैक्टीरिया का नाम क्या होगा जिसकी वजह से कोलेरा डिजीज होती है। कोलेरा, बताइए इसके बैक्टीरिया का नाम बताइए। क्योंकि ये मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एग्जाम में काफी पूछा जाता है। कोलेरा डिजीज जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है उसका नाम बताइए। कौन बताएगा। तो इसके बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। ठीक है, बात समझ में आई। विब्रियो कोलेराई। अच्छा, ऐसी एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया से हो गया हमारा डिजीज टाइफाइड, टिटनेस, कोलेरा, टीबी। तो ये सारी हमें बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का याद रखना होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइफाइड किसकी वजह से होता है, टाइफाइड, इसके बैक्टीरिया का नाम पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और जो बच्चे ये बैक्टीरिया का नाम नहीं जानते हैं कि किस बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज होती है, वो हमारे इस चैनल पर, एम्बाइब के चैनल पर यूट्यूब पर जाएंगे। वहां पे प्लेलिस्ट में बायोलॉजी की मेरी प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा। वहां पर आपको ह्यूमन डिजीज पर बैक्टीरिया के लिए अलग सेशन मिल जाएगा, वायरस के लिए अलग सेशन मिलेगा, अलग अलग सेशंस मिलेंगे, तो आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। विशाखा कह रही है साल्मोनेला टाइफी, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हैं। बिल्कुल सही, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर मार्क करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी, है ना, डिफिशियंसी ऑफ कौन सी विटामिन है, विटामिन सी। तो यहां पर पहला ऑप्शन है पेलग्रा, दूसरा है बेरी, सी ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस और डी है स्कर्बी। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं पेलग्रा की बात करूं तो ये विटामिन बी 3 की कमी की वजह से होगा। ठीक है, ये किसकी कमी की वजह से होगा, बी 3 की कमी की वजह से होगा, नियासिन। और बेरी जो होगा ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है ना।
और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, और इसका भी जो होगा ये विटामिन सी की कमी से होगा। ये किसकी कमी से होगा? विटामिन सी की कमी से होगा। तो यहां पर विटामिन ए हमें आंसर देना था विटामिन सी का, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हमारा करेक्ट आंसर स्कर्बी यानी डी बनेगा। तो जो भी बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, और ये क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी की वजह से ये डिफिशियंसी आती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, ब्लड क्लॉटिंग या फिर ड्राई स्किन। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन इस यहां पर ये होगा, और वो कंफ्यूजन क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की वजह से हो गई, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की वजह से बच्चों में हो जाता है, बच्चों में हो जाएगा, चिल्ड्रंस में हो जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं हो रही है तो यहां पर विटामिन के की कमी से होता है। ये विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? और ड्राई स्किन जो होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ड्राई स्किन जो होगा वो विटामिन B2 और विटामिन डी की कमी से होता है। अब कुछ बच्चों के मन में ये बात आ रही होगी कि सर फिर तो हमारा आंसर डी भी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, मैं आपको साफ बताऊं कि जब हमारे दो आंसर बन रहे हों तो हमें उस आंसर को चुनना होता है, चूज करना होता है जो सबसे ज़्यादा उपयोगी हो, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट विटामिन डी के लिए जो डिजीज जानी जाती है वो जानी जाती है रिकेट्स। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सबमिट कर देते हैं यहाँ पे। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि विटामिन डी का जो नाम होता है केमिकल, वो क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। विटामिन डी का केमिकल नेम मुझे बताइए क्या होता है। जैसे ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B3 का जिससे पेलग्रा बीमारी हो रही थी नियासिन, है ना, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। तो जल्दी से बताइए विटामिन डी का नाम क्या होगा? ब्रह्मानंद साहू, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, सॉरी मत बोलिए, मैं बता देता हूं। इसका नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, जो आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, वानी ने बताया है, बिल्कुल सही बताया है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? लेप्टोप्रोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए, जल्दी से बताइए। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो परेशानी है, ये जो बीमारी है, या फिर बोल सकते हैं ये जो डिजीज है, ये क्यों होती है? ऐसे जानवर जो इन्फेक्टेड हैं यानी संक्रमित हैं, ठीक है, अगर उनके जो मल मूत्र होते हैं यानी यूरिन होता है, उसके संपर्क में आदमी आ जाए यानी ह्यूमंस आ जाएं, तो उनको ये बीमारी हो जाती है, लेप्टोप्रोसिस। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? करेक्ट आंसर कौन बताएगा? उत्कर्ष बोल रहे हैं सी, बाकी के अभी उत्कर्ष का ही आंसर आया, बाकी के बच्चों का नहीं आया है। तो ये बीमारी होगी बैक्टीरिया की वजह से, और आपसे इस बैक्टीरिया का नाम भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, लेप्टोस्पिरा, क्या आंसर हो जाएगा? इसके बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा लेप्टोस्पिरा। ठीक है, तो बहुत ही नाम यहां पर मैच कर रहा है, तो याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। लेप्टोस्पिरोसिस, ठीक है, तो बहुत आराम से आप स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं और आपके दिमाग में ये रह भी जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? डी होगा। क्लियर है सभी को? आइए
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निमोनिया इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड, यानी निमोनिया जो बीमारी होती है, डिजीज होती है, आपको ये बताना है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। बेसिली, ये प्लूरल फॉर्म है, वैसे से बेसिलस बोला जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। कोक्सी, स्पाइरिलम बोला जाता है इसको, प्लूरल में स्पाइरली बोला जाएगा। विब्रियो, बताइए जल्दी से बताइए। निमोनिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बनना चाहिए, जल्दी से कमेंट में। विशाखा कह रहे हैं बी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको सबमिट करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। गगनदीप यादव, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी डज एस्केरिस अ काइंड ऑफ वॉर्म लाइव, है ना। तो आप लोगों को बताना है ये जो वॉर्म है एस्केरिस, ये ह्यूमन बॉडी में अगर मैं बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, तो कहां पाया जाएगा। तो विशाखा कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फंगी बिलोंग टू जेनेरा माइक्रोस्पोरम, है ना। उसके बाद ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फिलेरियल, जो कि वॉर्म से है, कैंसर जो कि कोशिकाओं की असमान वृद्धि की वजह से होता है, रिंग वॉर्म, या फिर एड्स। एड्स जो होता है ये वायरस की वजह से होता है, एड्स जो होता है वायरस की वजह से होता है, और वायरस का नाम है HIV। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और आपका कैंसर की अगर मैं बात करूं, तो कैंसर जो होता है वो किसी भी ह्यूमन को जो सेल होते हैं उनका डिवीजन अगर एब नॉर्मल तरीके से होगा तो हो जाएगा। तो हमारा क्या बचता है, फंगी से बचता है हमारा सिर्फ रिंग वॉर्म। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर रिंग वॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी बच्चे रिंग वॉर्म आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन है, एथलीट फुट्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय, एथलीट फुट जो है ये डिजीज किस वजह से होती है, आप लोगों को बतानी है। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, या फिर निमेटोड, जो कि एक वॉर्म है। जल्दी से बताइए कमेंट करके। और फिर आप लोगों को यह भी बताना है यहां पर मुझे कि एथलीट फुट की फंगी का नाम क्या होता है। ये जिस फंगिस की वजह से होता है उस फंगी का नाम भी आप लोगों को बताना है। विशाखा कह रहे हैं डी, नहीं। एथलीट फुट जो होता है वो फंगी की वजह से होता है, और इस फंगी का नाम बताइए क्या होता है। तो इस फंगी का नाम होता है डर्मेटोफाइट्स, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्लियर। तो जितने भी बच्चे फंगी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, और वो उसका नाम क्या होगा, डर्मेटोफाइट्स। तो चलिए इसको हम मार्क करते हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय द फंगी। इनमें से देख के बताइए फंगी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, डिजीज हो सकती है। मलेरिया, क्वाइसोरकर, फूड पॉइजनिंग, और आंखों से रिलेटेड बीमारी हो गई हमारा कंजक्टिविटीज। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, अगर मैं बात करूं मलेरिया की, तो ये हो जाएगा हमारा किससे रिलेटेड, प्रोटोजोआ से, ठीक है, प्रोटोजोआ। तो इसको कैंसिल कर दीजिए। और अगर अभी आप लोगों ने CDS का अगर एग्जाम दिया हो, CDS 2 इसी साल, तो आपको ये क्वेश्चन मिला था कि प्रोटीन की कमी से, यानी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कौन सा रोग होता है, तो वो होता है क्वाइसोरकर। प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन की कमी से हो जाएगा, ठीक है। ये अभी इस साल ही क्वेश्चन आया था। तो अगर मैं फंगी से बात करूं, तो फंगी से हो जाएगा फूड पॉइजनिंग। आपका आंसर क्या सही होगा, फूड पॉइजनिंग आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी 2018 में भी आया था कि जो मलेरिया होता है इसके मच्छर का नाम क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मलेरिया के मॉस्किटो का नाम बताइए। एनोफिलीज, जल्दी से बताइए। कौन बताएगा। और उसके बाद
मलेरिया का तो बताना ही बताना है, डेंगू का भी आप लोगों को बताना है, जिसको हम हिंदी में डेंगू बोलते हैं, इंग्लिश में डेंगी बोलते हैं, उसके मॉस्किटो का भी आपको नाम बताना है, और होते दोनों मादा ही हैं। तो ये मलेरिया का फीमेल मॉस्किटो का नेम हो गया, ठीक है, एनोफ्लीस। और डेंगी का भी बताइए। डेंगू भी बोल सकते हैं, डेंगी भी बोल सकते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आप लोगों को, शायद हिंट देने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाए। एडीज, एडीज, आगे बताइए। एडीज इजिप्टी मच्छर मॉस्किटो, ठीक है, एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे विशाखा का आंसर दोनों मॉस्किटो के लिए बिल्कुल सही था। चलिए आइए इसको सबमिट कर देते हैं, और हमारा आंसर फूड पॉइजनिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग। चलिए अगर हम बात करें तो फूड पॉइजनिंग की बात हो रही है, तो यहां पे बोला है इट इज एन एंट्रोटॉक्सिन, इट कॉजेज, इसको ऐसे देखता हूं, इट इज कॉजेज गैस्ट्रोएंटेरिटिस, और इट इज प्रोड्यूस बाय स्टेफिलोकोकस, और लास्ट है ऑल द अबव, यानी ऑल ऑफ दीज। तो ये जो होगा सभी की वजह से होगा, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्लेमिंग डिस्कवर, फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात हो रही है। रेडियम, तो वो मैडम क्यूरी की बात आएगी। पेनिसिलिन, बिल्कुल सही आंसर होगा। वैक्सीन की बात करें तो प्रॉपर कोई वैक्सीन का नाम नहीं दिया है, या फिर एनेस्थेटिक। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है सिंकोना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया है, फंगस से क्या किया है, पेनिसिलिन का खोज किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टर डिजीज इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, शॉर्टर डिजीज की बात हो रही है, ये किससे एसोसिएटेड है? तो आपको ये ऐसे समझ में आ जाएगा, अगर मैं इसका दूसरा नाम बताऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। शॉर्टर डिजीज का इसका दूसरा नाम हो जाएगा एंथ्रेक्स, ठीक है, इस नाम से आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। और बैक्टीरिया बेस्ड ये डिजीज है, ठीक है, बताइए, एंथ्रेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वुल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, क्योंकि जो जानवर होते हैं वुल इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जिनसे ऊन निकाली जाती है, उन्हीं की वजह से जो है शॉर्टर डिजीज हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर बी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही आंसर है उत्कर्ष जी आप लोगों का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच करना है, चलिए इसे मैच करते हैं, आप लोग जल्दी से मैचिंग करिए। टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है, ए का 1 हो गया। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से हो गया, B3 हो गया। एड्स वायरस की वजह से होना चाहिए, C2 हो गया। और रिंग वॉर्म जो है ये फंगी की वजह से होता है, D5 हो गया। यानी 1325, 1325। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात हो रही है द मिनी माता, यानी मिनी माटा जो है ये एक डिजीज है, हिंदी में मिनी माता बोला जाता है, इंग्लिश में इसे मिनी माटा बोला जाता है। ये डिजीज जापान में फैला था मछलियों को खाने की वजह से, जो मछलियां थी। तो आपको बताना है ये किस वजह से, कौन सा मिनरल का पॉइजनिंग हुआ था? निकेल, लेड, मरकरी, या फिर कैडमियम? बताइए जल्दी से। और आपको याद हो अभी सीडीएस 2022 में मैं अगर आपको बात करूं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम पे भी क्वेश्चन आया था, जो कि नाइट्रेट की वजह से होता है। अगर पानी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है तो क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, यानी नवजात शिशु जो होते हैं वो क्या करते हैं? नीले पड़ जाते हैं, तो नाइट्रेट की वजह से। तो जो मिनरल पॉइजनिंग है ये हमें पढ़नी है। मिनरल पॉइजनिंग पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, अभी इसी साल क्वेश्चन आया था मिनरल पॉइजनिंग में। तो मरकरी की वजह से जो होता है मिनीमाता रोग हो जाता है, या मिनीमाटा बोल सकते हैं। और कैडमियम की वजह से जो रोग होता है वो इटाई इटाई रोग होता है ना, कैडमियम अगर बढ़ जाए, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इटाई इटाई डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ डैश, मरकरी, निकेल, कैडमियम, लेड। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा?
अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कैडमियम, इटाई इटाई जो है कैडमियम, ठीक है, तो इसे मार्क करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वुड बी कॉज बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी इन चारों ऑप्शंस में हमें देख के बताना है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से कौन सा होगा। तो अगर मैं रेबीज की बात करूं तो ये वायरस से होता है, लुइस पास्चर ने इसका टीका खोजा था। कैंसर जो है वो सेल का एबनॉर्मल तरीके से डिवीजन की वजह से होगा। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? टिटनेस। क्या होगा? टिटनेस होगा। ठीक है, तो क्या आप मुझे टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम बता सकते हैं? टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम बता सकते हैं? देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम, तो इसका नाम होता है क्लोस। ठीक है, कौन बताएगा? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम। और यहां से देखिए नाम मैच होगा, यहाँ टिटनेस है तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो बहुत आराम से इसको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल विशाखा आपने सही बोला। तो टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। आइए इसको सबमिट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे आराम से पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रेफर टू एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एन एंटीबायोटिक। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। जो एंटीबायोटिक होती हैं वो बैक्टीरिया के खिलाफ और छोटे सूक्ष्म जीवों के खिलाफ दी जाती हैं। ट्रू। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकर व्हेन बैक्टीरिया चेंज सम वे, यानी बैक्टीरिया अगर अपना चेंज कर रहा है तो फिर भी वो इसे एलिमिनेट कर सकता है, इफेक्टिव रह सकता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। इंडिया इज लेस, तो ये गलत हो गया, यहां पर मोर होना चाहिए था तो ये सही हो जाता। इंडिया इज लेस वैल्यूएबल इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जबकि इंडिया में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है, स्टेटमेंट 2 हमारा सही है, और हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, यानी वायरस की वजह से नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं, चिकन पॉक्स बिल्कुल वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बिल्कुल वायरस की वजह से होता है, लीवर को इफेक्ट करता है ये। इसके भी प्रकार होते हैं ए बी सी। मीजल्स, जिसको हम हिंदी में खसरा कहते हैं, स्किन पे जो है रेड कलर के रेशेस पड़ जाते हैं, तो ये भी वायरस की वजह से होता है। लेकिन कोलेरा ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, और इसके बैक्टीरिया का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। कुछ याद आ रहा है? स्टार्टिंग में पहले ही क्वेश्चन में बताया था, विब्रियो कोलेराई। याद आया कुछ? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर ए होना चाहिए यहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, यानी वायरस की वजह से होती है। वायरल का मतलब होना है वायरस की वजह से। तो यहां पर पोलियो सही है, पोलियो वायरस की वजह से होता है, और इसका नाम भी, वायरस का नाम पोलियो वायरस होता है। टिटनेस मैंने अभी आपको बताया, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो कि बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है। लेप्रोसी बैक्टीरिया की वजह से हो गया। प्लेग चूहे की वजह से हो जाता है, रेट्स की वजह से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। पोलियो जो है वायरस की वजह से होता है। तो जितने बच्चे यहाँ पे पोलियो आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। द डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस इंक्लूड, जो सिर्फ वायरस से ही होती हो उन डिजीज की बात हमें यहाँ पर करनी है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सिफिलिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, एसटीडी होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं ये, तो इसे काट दीजिए। जहाँ जहाँ सिफिलिस है उसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर टीबी, ट्यूबुलर क्लोसिस भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसे भी कैंसिल कर दीजिए। अब मीजल्स जो है ये खसरा बीमारी जो होती है वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स भी वायरस की वजह से होता है। मम्स जिसको गलकंड कहते हैं ये भी वायरस की वजह से होता है। और रेबीज कुत्ता या भेड़िए के काट लेने से जो है वायरस की वजह से होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पर होता है, सेल के किस हिस्से में होता है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से बताइए।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 बजे से आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है और 2 क्लास के बीच में थोड़ा सा गैप रखना जरूरी होता है। तो इस क्लास में भी मैं थोड़ा सा इसमें टॉप गियर डालूंगा, थोड़ा सा तेज और चलाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। तो देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है, यहां पर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियोई गलत है, न्यूक्लिक गलत है, यहाँ पर राइबोसोम हमारा सही होगा। ठीक है, राइबोसोम। और राइबोसोम को इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरी ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सेल डिवीजन होता है, यानी एक सेल जो है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, माइटोसिस कहते हैं। तो किसने इसकी खोज की थी, फार्मर है, मूरे नहीं, और फ्लेमिंग, और सी है फ्लेमिंग, और डी है रॉबर्ट हुक। तो बताइए किसने इसकी खोज की थी, जल्दी से बताइए। तो इसकी खोज की थी फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रोमोप्लास्ट ये क्या होता है, पिगमेंट होता है ना, इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ सेल ऑर्गेनल। तो प्लांट टिश्यू बोले, या फिर आप बोल सकते हैं प्लांट सेल, प्लांट सेल बिल्कुल बेटर रहेगा। तो प्लांट सेल में आपका क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, और प्लांट सेल में प्लास्टिड मिलेगा, प्लास्टिड का पार्ट है, तो इसको हम सबमिट कर देते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल कहा जाता है, लाइजोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डू फोटो एंड थर्मोकेमिकल, यानी ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है, एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शन अकर इन डिफरेंट साइट। देखिए अगर फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, यानी प्लांट सेल की बात हो रही है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो आप लोगों को मैं बता दूं, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, लाइसोसोम सुसाइड बैग होता है। उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट को किचन भी बोला जाता है, सेल का किचन, क्योंकि यहीं पर प्लांट अपना खाना बनाते हैं। और किससे बनाते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आप लोगों का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज रफ, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात हो रही है, आरईआर की। तो आप लोगों को यह बताना है, रफ एंडोप्लाज्मिक, देखिए क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इस तरीके से कुछ होता है सेल में, ऐसे न्यूक्लियस की तरफ होते हैं, तो इन पे चिपके रहते हैं राइबोसोम, तो इसीलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी नहीं, प्लास्टिड नहीं, लाइसोसोम नहीं, तो ये हो जाएगा राइबोसोम। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, या प्रोटीन को हम इंग्लिश में बोले सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेनली राइबोसोम में होता है, और दूसरा आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। उसी तरीके से अगर इनकी सरफेस पे राइसोसोम नहीं होंगे, तो इसको रफ ना बोल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोला जाता है ना। तो अब इनका क्या क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम होता है क्या करना, सिंथेसिस करना, किसका, लिपिड्स का और स्टेरॉइड्स का, ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए इसको हम यहां पर अब सबमिट कर देते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनल प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो चलिए यहां पे बोला है लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, गलत है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड राइबोसोम, ये मुझे ठीक लग रहा है, गोल्जी नहीं, लाइसोसोम एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो जो बच्चे बी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ बैक्टीरियल सेट नॉट हैव, यानी बैक्टीरियल सेल के पास ये नहीं होगा, तो गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। तो चलिए इसे सबमिट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सब यूनिट ऑफ डीएनए आर नोन। अगर मैं डीएनए की सब यूनिट्स की बात करूं, तो उसको क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसाइड्स, या फिर पॉलीपेप्टाइड। तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है, जल्दी से कमेंट में मुझे बताइए, चारों सब यूनिट बता दीजिए, यानी मेरे कहने का मतलब चारों न्यूक्लियोटाइड बता दीजिए डीएनए के।
ए से होता है एडेनिन, याद आ रहा है, ए से होता है एडेनिन, उसके बाद एडेनिन के बाद आता है थायमीन, जी से होता है गुआनिन, जी से क्या होता है गुआनिन, और लास्ट में साइटोसिन, और सी से हो जाएगा साइटोसिन। ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स। क्लियर? चलिए आइए इसको सबमिट कर देते हैं हम लोग आंसर को और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम आर मेड ऑफ, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, बिल्कुल सिंपल। किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। टोटल अगर आपसे पूछा जाएगा क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर टोटल क्रोमोसोम होते हैं 46, और पेयर में अगर मैं बात करूं तो सर पेयर में ये होते हैं 23, जिसमें 22 पेयर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, लेकिन जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर होता है, ये पेयर 23rd बा बोल सकते हैं, ये पेयर डिसाइड करता है जेंडर यानी लिंग, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अगर एक्स वाई है तो बॉय, और अगर एक्स एक्स है तो गर्ल। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे सबमिट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, क्रोमोसोम कहाँ मिलते हैं? तो पहला है यहाँ पे न्यूक्लियस का प्लूरल होता है। ठीक है सरवन, हिंदी में मैं बता रहा हूँ सरवन, आप चिंता मत करिए, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, सुनते रहिए आप। लीव्स में, रूट्स में, या फिर स्किन में। तो बताइए, तो क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये क्रोमेटिन के धागे होते हैं। होता क्या है देखिए, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन के धागे होते हैं। जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है, सेल का डिवीजन हो रहा होता है, तो ये क्रोमेटिन के धागे जो है, थ्रेड्स जो है, ये टूट के सिकुड़ के मोटे हो जाते हैं और वही बनते हैं क्रोमोसोम। तो ये न्यूक्लियस आपका सही आंसर होगा। प्लूरल में न्यूक्लियर बोला जा सकता है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूरॉन आर फाउंड, यानी अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं तो सबसे ज्यादा न्यूरॉन कहाँ मिलेंगे? तो पूरी बॉडी में अगर मैं बात करूं तो न्यूरॉन ब्रेन में, रेटिना में, स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर टंग में, जीभ में। तो ब्रेन में सबसे ज्यादा जो है न्यूरॉन्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कितने न्यूरॉन होंगे, 100 बिलियंस के करीब अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 100 बिलियन। तो सबसे ज़्यादा ब्रेन में होंगे, और दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो स्पाइनल कॉर्ड में होंगे, यहां पर ये मिनियल में ही होंगे 69 मिलियंस। तो सबसे ज़्यादा की बात हो रही है, तो फिर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए ब्रेन। न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? स्पाइनल नर्व ये क्या करती है? हमारे पूरी बॉडी में एक तरीके से नर्व तारों का काम करती है, वायर का काम करती है, यानी जो सिग्नल होते हैं हमारी बॉडी में भेजती हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती हैं वो स्पाइनल नर्व होती हैं, ये होती हैं 31 होती हैं पेयर में। और जो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं कार्नियल नर्व, वो कितनी होती हैं? अगर एग्जामिनर पूछ ले आप लोगों से, कार्नियल नर्व्स पूछ ले, तो ये होती हैं 12 पेयर में। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो कार्नियल नर्व पेयर में 12 होती है, और हमारी स्पाइनल नर्व की बात करें तो ये 31 होती हैं। तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए? 31। तो जो बच्चे डी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, उत्कर्ष बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्नियल नर्व इन ह्यूमन बॉडी इज बोथ सेंसरी एंड मोटर? ठीक है, यानी सेंसरी नर्व का भी काम कर रही है, मोटर का भी काम कर रही है। तो पहला ऑप्शन मैं पढ़ लेता हूं, ऑल फैक्ट्री। ठीक है, जो कि सूंघने से संबंधित है, स्मेल से संबंधित है। और फिर उसके बाद है ट्राइजेमिनियल, है ना, ट्राइजेमिनियल हो गया जो कि फेस पे पाई जाती हैं। ऑप्टिक्स हो गई, देखने से संबंधित। ऑडिटरी यानी सुनने से संबंधित। बताइए। तो ये आपका आंसर होगा ट्राइजेमिनियल। ठीक है, ये हमारी सेंसरी और मोटर नर्व होती हैं। यानी ऐसा समझ लीजिए जो हमारा फेस है, ये जो हमारा फेस है ना,
इस फेज पे मान लीजिए किसी तरीके का पेन हो रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप बोल सकते हैं, है ना, या कोई हमें टच कर रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाएंगे वो नर्व कौन से होंगे? ट्राइजेमिनल नर्व होंगी, और ये कहाँ पाई जाएंगी? फेस में। क्लियर है? तो चलिए हम इसको सबमिट करते हैं यहाँ पे। फेस टू ब्रेन इसका कनेक्शन होगा। मिक्स्ड नर्व कैरी इम्पल्स। मिक्स्ड नर्व क्या काम करेगी? तो मिक्स्ड नर्व इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाएगी और ब्रेन से वापस लेगी, तो ये होती है मिक्स्ड नर्व। टू एंड फ्रॉम सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट कंट्रोल ऑल मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को बताइए कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन, स्टमक, लंग्स या फिर किडनी? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बच्चे कहेंगे कि सर ब्रेन करेगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है आज का, तो ब्रेन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ मेडिकल साइंस डील विद स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ लीवर? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी जो है, इसके अंतर्गत जो डॉक्टर्स होते हैं या कोई भी स्टूडेंट्स होते हैं, ये लीवर से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट प्रोड्यूस एल्ब्यूमिन, ठीक है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड सीरम इज। तो आपको पता है एल्ब्यूमिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड का, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? इसीलिए जब किसी व्यक्ति को जॉइंडिक्स हो जाता है तो जो पिगमेंट्स होते हैं वो उसके ब्लड में घुलने लगते हैं, है ना, इसीलिए वो पीला दिखने लगता है। तो स्प्लीन, बोन मैरो, लीवर या फिर पैनक्रियाज? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। लीवर, लीवर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर यहां पर लीवर बनेगा, जो कि सबसे बड़ी ग्लैंड भी है। ओ सॉरी, सबसे बड़ी ग्लैंड है किसकी? ह्यूमन बॉडी की, लीवर। ठीक है, और सेकंड नंबर पर अगर सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करें, सेकंड नंबर पर, तो फिर वो है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, उसका नाम है इंसुलिन। ये आप लोगों को याद रखना है, इंसुलिन। ठीक है, और इसको बोलते हैं आरबीसी का ग्रेवयार्ड। आरबीसी का ग्रेवयार्ड, ठीक है। लेकिन आरबीसी भले ही स्प्लीन में खत्म होती हैं, लेकिन कंप्लीटली वैनिश यानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होती हैं किसमें? आरबीसी लीवर में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अगर कोई छोटा बच्चा है, भ्रूण है, छोटा बच्चा मतलब भ्रूण की बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, तो उसका जो आरबीसी डेड होगा वो हो जाएगा भ्रूण में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर? ठीक है, लीवर से बाइल जूस को रिसीव करेगा, बाइल जूस। एलिमेंट्री, तो एलिमेंट्री कनाल में अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या आता है, पहले नंबर पे तो बकल कैविटी आता है, जिसके अंदर बकल कैविटी, ये जो मुंह है इसी को बकल कैविटी कहा जाता है। इसके अंदर जीभ है, टंग है, टीथ है ना, पैलेट है, ये ऊपर का हिस्सा, ये सब क्या होते हैं? एलिमेंट्री कनाल में आते हैं। उसके बाद ईसोफेगस, देन स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब फूड स्टमक से कहाँ जा रहा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा होता है। अगर मैं बात करूं, जो फूड है अगर ये स्टमक से किधर जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो यहां पर लीवर जो होता है ये क्या करता है? इन्हें एंजाइम देता है, मिक्स करता है। ठीक है, एक कॉमन डक्ट होती है, उससे ये क्या करेगा? एंजाइम को मिक्स करेगा लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने हिस्से होते हैं? 3 होते हैं, ड्यूडीनम, है ना,
जेजुनम ऑफ इलियम। तो ड्यूडीनम में एक कॉमन डक्ट से क्या करेगा, लीवर जो बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि गैल ब्लैडर में एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर खाने में मिल जाता है जाके। क्लियर है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहली बात, गैस्ट्रिक जूस स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स इज डैश एड इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये एचसीएल के साथ जब एंजाइम्स मिल जाते हैं, पेप्सिन, है ना, तो फिर ये बनता है गैस्ट्रिक जूस। तो अब एचसीएल तो आप लोग जानते ही हैं, एचसीएल का पीएच वैल्यू कितना होता है। एचसीएल का पीएच वैल्यू बहुत ही कम होता है, 1.5 से 3 के बीच में होता है, 2.5 के बीच में होता है। तो ये क्या करेगा, फूड को एसिडिक करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल उत्कर्ष सही बता रहे हो, विशाखा सही बोल रहे हो, एसिडिक। अब है गैस्ट्रिक जूस कंटेन। तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, एचसीएल तो होता ही होता है, उसके अलावा कौन कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जहां पर ट्रिप्सिन है उसे काट दीजिए, वो आपका आंसर नहीं हो सकता। रीजन, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म, ये ट्रिप्सिन क्या है, ये एक्टिव फॉर्म है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव हो जाता है। बट ये ट्रिप्सिन निकलता कहां से है, ये ट्रिप्सिन निकलता है पैनक्रियाज से। ये ट्रिप्सिन कहां से निकलेगा, ये ट्रिप्सिन पैनक्रियाज से निकलेगा, और उसकी इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ट्रिप्सोनोजन। तो उसके बाद पैनक्रियाज से निकल के ये कहां, कॉमन डक्ट के रास्ते स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ मिलता है। लेकिन गैस्ट्रिक जूस की बात हो रही है तो ये स्टमक की बात हो रही है, तो यहाँ पे जहां जहां ट्रिप्सिन है वो कैंसिल हो जाएगा। पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी जो चेस्ट है इसमें कितनी पेयर में रिब्स होती हैं, 22, 14, 12 या फिर 10। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने कि सर इसका आंसर हो जाएगा 12। बिल्कुल सही है, पेयर में 12 और टोटल 24 होती हैं। बिल्कुल सही। आगे है द नंबर ऑफ बोन्स इन द फेशियल रीजन। फेशियल रीजन देख रहे हैं, ये देखिए क्या होता है, कार्नियल जो होती है वो 8 होती है। कार्नियल ऐसे समझिए, जितने में आपको ये बाल दिख रहे हैं वो कार्नियल में आ जाएगा, और ये माथा, और ये जो आपको दिख रहा है ये फेशियल में आएगा, है ना। जितने में बाल दिख रहे हैं वो कार्नियल में हो गया, वो टोटल 8 बोन होती हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये फेशियल में होता है, इसमें टोटल बोन कितनी होती है, 14। ठीक है, तो स्कल में अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएंगी, 8 हो गई कार्नियल और 14 हो गई फेशियल, तो ये हो गई 14। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन ऑफ द डैश प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, अदर ऑर्गन्स, आईज, ईयर। यानी हमारी आंखों को, हमारे ब्रेन को कौन सी हड्डी, कौन सी बोन जो है प्रोटेक्शन देती है। तो स्कल हो गई, या हिप गर्डल हो गया, मैरो हो गया, या फिर लिम्स हो गए। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, स्कल। स्कल ही तो है जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन द टिश्यू दैट कनेक्ट द मसल्स टू बोन इज कॉल्ड। देखिए टेंडन जो होता है ये मसल्स से क्या होता है, बोन को कनेक्ट करता है, जबकि लिगमेंट जो होता है वो बोन से बोन को कनेक्ट करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेंडन। फाइबर जो है इनसे बोन बनती हैं, कनेक्ट नहीं करते हैं। एक्सॉन जो है ये ब्रेन में जो सेल पाया जाता है, सबसे लंबा सेल, उसका हिस्सा होता है जोड़ने का, एक्सॉन। ठीक है, और फीमर हमारी जांग की हड्डी होती है जो सबसे लंबी हड्डी होती है। तो हमारा आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू गेट अ परफेक्ट शेप ऑफ बॉडी ड्यू टू। यानी हमारी बॉडी को एक परफेक्ट शेप क्यों मिली हुई है, तो उसका रीजन स्कल होता है, यानी स्केलेटन हो गया, माफ कीजिएगा, स्केलेटन होता है। स्केलेटन की वजह से हमारी बॉडी को एक परफेक्ट शेप मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन प्लांट इज ड्यू टू। पहला है लेटरल मेरिस्टेम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, लेटरल मेरिस्टेम जो है ये थिकनेस बढ़ाता है, किसी भी प्लांट की क्या करेगा, थिकनेस यानी मोटाई बढ़ाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा,
इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्लांट की हाइट बढ़ाता है। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ये स्टेम हो गया, यानी मैं बात करूँ तो शूट्स और रूट्स जो है उनके टिप को मौजूद होता है ना? ये कहाँ पे होता है? जो शूट्स और रूट्स होते हैं उनके टिप में मौजूद होता है। तो ये स्टेम की और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? रूट्स की। इसकी हाइट को भी बढ़ाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, नेम द टिश्यू विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल। देखिए, जो एनिमल में नहीं मिलेगा, एडिपोज टिश्यू, जो कि अभी मैं बात करूं तो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अभी जो CDS 2 हुआ था इसमें पूछा गया था फैट टिश्यू कौन सा होता है, तो एनिमल में फैट टिश्यू एडिपोज होता है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद डेंड्राइट जो होता है ये न्यूरॉन का एक हिस्सा होता है। कनेक्टिव टिश्यू अलग हो गए, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं ऑर्गन्स को। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो हो गया ये प्लांट टिश्यू हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये एनिमल में नहीं मिलेगा, हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग वेरियस प्लांट टिश्यू एज मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। यानी हम किसी भी टिश्यू को हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये मेरिस्मेटिक है, ये प्लांट है? तो उसका रीजन डिवाइडिंग कैपेसिटी, सेल डिवीजन होता है। परमानेंट टिश्यूज में सेल डिवीजन नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कुलर टिश्यू इज डिफरेंशिएट इनटू। मस्कुलर टिश्यू क्या होगा? अनस्ट्रिप्टेड, स्ट्रेटेड और कार्डियक। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी, किडनी ट्यूबुल्स, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, वेयर इट इज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो पहला है सिंपल स्क्वैस्मस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड नहीं, सिलिएटेड नहीं, क्यूबोइडियल एपिथेलियम। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्यूबोइडियल एपिथेलियम होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है और ये रैपिड फायर सीरीज चल रही है, जिसमें कल आप लोगों का 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का हुआ था, आज आपका 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का हुआ है। कल की नेक्स्ट क्लास में आपका 50 क्वेश्चन फिजिक्स का होने वाला है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कल मुलाकात करते हैं आप सभी से। Keep imbibing. We believe in you.